आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रविवार को हुई घटना ने सनसनी फैला दी है। अब तक सामने आए तथ्य इशारा कर रहे हैं कि यह घटना आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियर कर चुका हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठन आईएस से जुड़ा हो सकता है। जांच में लगाई गई यूपी एटीएस और एसटीएफ को उसके लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े कुछ वीडियो और साहित्य मिले हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि इसे आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हर बिंदु की जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर एक सांप्रदायिक एक सर्वोच्च पीठ होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान भी है। ऐसे में घटना की गंभीरता कहीं अधिक बढ़ गई है। अब जांच एजेंसियां ये जानकारी जुटा रही हैं कि इसके पास सिर्फ वीडियो है या वाकई में इसके तार आईएस या किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में एक और अहम बात सामने आ रही है कि वो ये गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी 21 महीने से यूपी एटीएस के रडार पर था। दरअसल मुर्तजा ने खाड़ी देशों में कुछ रकम ट्रांसफर की थी और उसी समय से वो इंटेलिजेंस के निशाने पर आ गया था। ऐसे में सुरक्षा बलों की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि जब आरोपी मुर्तजा अब्बासी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर 21 महीने से था तो फिर ये घटना आखिर कैसे घटी और क्या ये सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है? इसी पर हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। और वहीं इस घटना को लेकर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल जो है पार्टीज के लीडर्स के कुछ प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी बात को बड़ा बना देती है, उसको खींचती है। तो यहां पर जो पिता कह रहे हैं उस एंगल की भी जांच होनी चाहिए और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। वहीं इसके उलट यहाँ पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है जो कि सपा को एक आतंकी पार्टी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी पर हम कुछ चर्चा आज करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान कौन हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृता जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। इसके अलावा सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं राजेश राय पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ हैं राजेश राय। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तारिक जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले तो राजेश जी आपके पास मैं आना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरीके से इस घटना को देखा जा रहा है इसमें हर एंगल से जांच पुलिस कर रही है, लेकिन एक अहम चीज़ ये सामने आ रही है कि वो पहले से ही रडार पर था और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इस पर मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले इस तमाम जांच को देखते हुए इस घटना को लेकर क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? अभी घटना बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर घटना है और जो भी इसके पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश तो जरूर थी। और चूंकि उसके संबंध जो है विभिन्न लोगों से रहे हैं, जाकिर नाइक को वो फॉलो कर रहा था, आईएस से जो है उसके संपर्क जुड़े हुए थे, इसने पैसे भेजे उनके पास। इसके पास जो सिम मिली वो इंटरनेशनल सिम है। आमतौर पर एक जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो नौकरी कर रहा था, जिसने रिलायंस में नौकरी की, सार में नौकरी की, केमिकल इंजीनियर था, इतना जहीन इंटेलिजेंट लड़का था वो, तो उसके जो है ठीक है रिलेशंस हो सकते हैं, कहीं हो उसका विदेश में हो, इंटरनेशनल सिम रखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसमें पैसा आईएस में ट्रांसफर हो रहा हो और उसके जो क्या कहते हैं उसका जो वीडियो है, जो उसके लैपटॉप है, उसमें तमाम जो और एविडेंस है वो इस बात की है कि वो लोन वुल्फ अटैक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आज समाचार पत्रों में देख रहा था या मैं कहीं सुन भी रहा था कि लोगों ने कहा कि तुमने ये, उसने जो अपना बयान दिया उसके हिसाब से उसका कहना था कि मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं जाकर के सुरक्षा बलों के ऊपर जो है हमला करूंगा, एक आध को मार भी दूंगा, तो लोग जो है मुझे मार के अंदर घुस जाऊंगा और फिर लोग मुझे गोली मार देंगे और मुझे मिल जाएगी जो है इंसास राइफल, तो उससे मैं फायरिंग करूंगा। तो लोगों ने पूछा कि तुमने फायरिंग सीखी कहाँ, क्या तुम फायरिंग कर सकते हो राइफल से? तो उसने कहा कि नहीं, फायरिंग मैंने जो है वो मेरे पास एयर गन थी, तो निशाना तो मैंने एयर गन से लगाना सीखा और फायरिंग करना सीखा मैंने नेट पे जाकर के, नेट से सीखा कि फायरिंग के लिए क्या करते हैं, कहाँ से लगाते हैं, कहाँ उसका वो उसको होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें वो अपने तरीके से पूरी की पूरी तैयारी कर रहा था इस दिन के लिए।
और जहां तक इसकी बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था कोई कुछ कर क्यों नहीं पाया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंसीज है, जब लोगों के खाते हैं, लोगों का पेमेंट है, कहीं उनके संदिग्ध जगहों पर पेमेंट जा रहा है, बातें होती है, तो एजेंसीज की निगाह उन पर निगरानी करने की हो जाती है, तो वो नजर रखते हैं उनको। कहीं से ये मालूम पड़ा कि मान लीजिए ये मालूम हुआ कि नहीं गोरखपुर आया, जब ये खबर लगी लोगों को गोरखपुर आया, तो इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई कहीं से इस तरह से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जब लोगों को पता लगा कि यहाँ पर आया है, तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, देखने के लिए कि क्या है कि नहीं आया है कि नहीं आया है। दो लोग वहां पर वकील के तौर पर गए और उससे कहा कि लोन का उसका मामला था और उसके बारे में पूछताछ किया, तो वो घर पे था। हो सकता है घर पे न रहा होता तो ये बात शायद ऐसी नहीं होती, लेकिन चूंकि वो घर पर मौजूद था, इसलिए उसने जाके बता रहे हैं कि जब वो लोग चले गए तो उसने सीसीटीवी में उन लोगों को देखा, जो लोग आए थे। अपने पिताजी या चाचा की क्लिनिक है, उस पे जाके सीसीटीवी में देखा कि जो लोग आए थे उनका क्या हुलिया था। तो जब वो देखा कि उनका हुलिया कुछ लग रहा था जैसे कि मजबूत किस्म के कद काठी के और कुछ इस तरह लगा उन्हें कि पुलिस वाले हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर वो घर से भाग गया। उसकी माँ ने पैसे भी दिए उसको, पैसे लेके भाग गया और फिर बॉर्डर पे गया, नेपाल गया, वहां से लौट कर असला लिया और ये प्लानिंग की। तो हो सकता है पुलिस वाले न गए होते तो कोई और प्लानिंग रही होती है। मुझे जो उसकी बातें वो कह रहा है, उसको लोगों ने उसका इंटरव्यू बता दिया कि हाँ ये आया है। मुझे बहुत विश्वास नहीं है जो उसकी बातें अपने प्रकाश में आ रही है, क्योंकि ये मामला इतना सीधा सा लगता नहीं है। ये दिखाने की कोशिश इसमें और क्या एंगल और किस तरीके की चीजें और निकलकर सामने आ सकती है, मैं विस्तार से आपसे बात करूंगी, लेकिन और भी मेहमान है तो उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अमृता जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक गंभीर घटना प्रदेश में घटी है, लेकिन यहाँ पर बयानों का जो दौर है वो शुरू हो गया है, और ऐसे में यहाँ पर जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि आरोपी जो है मनोरोग से पीड़ित है और इस पहलू को भी देखना चाहिए, इस पहलू से भी जाँच होनी चाहिए। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो बात को ना जाने कितना खींच देती है, और उन्होंने इस मामले में जांच की। और ऐसे में अब आपकी पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया, सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी का आतंकी से वो जोड़ रहे हैं। केशव प्रीति जी, अभी आपने राजेश साहब जी को भी सुना, ये बहुत गंभीर मामला है, ये तो छोटा मोटा मामला नहीं है जिसको जी। अहमद मुर्तजा ने खुद ने कबूल किया है कि वो सीएए और एनआरसी कानून से परेशान था, हिजाब के का जो कर्नाटक में हुआ उससे परेशान था। तो कहीं ना कहीं उसकी एक पूरी प्लानिंग चल रही थी, एक आतंकी हमले की प्लानिंग थी, और इसको इतने हल्के में हमारे विपक्ष के नेता किस तरह से ले रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। और वैसे भी उनका तो पहले का चरित्र भी यही रहा है। अखिलेश जी ने जो ये कहा है कि वो बाइपोलर डिजीज के मरीज हैं, उस तरह से उनको लेना चाहिए। इन्होंने तो अपनी सरकार के टाइम में, जब इनकी पहले सरकार हुआ करती थी, तो उस समय में बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए हमले के आतंकियों को छुड़ाने का प्रयास किया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको आप पुरस्कार देना चाहते हैं क्या। तो ये तो इनका शुरू से ही एक धर्म विशेष की तरफ एक इनका ऐसा नहीं, तो एक एंगल ही तो बता रहे थे कि एक एंगल ही वो बता रहे थे, अखिलेश यादव की पिता ने ये बयान दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या गलत बयान इसमें उन्होंने दे दिया? शुरुआत में उसी पे जांच हुई है, ये बात तो उसके पिताजी ने कही थी, तो शुरुआत में जांच उसी पे हुई है। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि उसका बिहेवियर कुछ संदिग्ध किस्म का था, तो उस पे जांच हुई। वो तो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उसके मित्रों के साथ में उसका मिलता चला गया। जो मुजफ्फरनगर में जो मिला है उसका एक मित्र जिसका नाम अब्दुल रहमान है, उसके मिलने के बाद में जाके सारी परतें खुलती चली गई। नहीं, तो अगर कोई एक एंगल बता देता है, इस पर जांच कहने की बात कह देता है, तो क्या पार्टी का और उसका आतंकियों से रिश्ता हो जाता है? आतंकियों से रिश्ते की बात आप पहले उनका जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, क्या उससे आपको समझ में नहीं आता है? वो ऐसी बचकानी बातें करते क्यों हैं? एक मुख्यमंत्री के ने एक स्टेप लेने शुरू किए। इस बार जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वह चाहती थी कि हमारे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री ने उस पर कार्य भी करना शुरू किया, जो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं।
तो जनता के लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री काम करेंगे तो कठोर और कठिन फैसले लिए जाएंगे और इससे कोई भी उनका पीछे नहीं कर सकता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये ठीक है अमृता जी। तारिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कह रहे हैं कि हमेशा से आतंक से रिश्ता रहा है। देखिए, उनका ये कहने का मतलब आतंक से रिश्ता नहीं रहता है। उनका मतलब ये रहता है कि मुसलमानों से रिश्ता रहा है। बेहद जाहिर सी बात, मुसलमानों से रिश्ता रहा है। मुसलमानों से मुलायम सिंह यादव का रिश्ता रहा है, अखिलेश यादव का रिश्ता रहा है और पूरे हिंदुस्तान का रिश्ता रहा है। बहुत पुराना रिश्ता रहेगी। पहली बात तो यह है कि रिश्ता बहुत पुराना है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि अगर वो लड़का, ये बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो लड़का मेंटली अनफिट है, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कतई भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई भी ब्रीच होता है तो मैं कहता हूं उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मुख्यमंत्रियों को अलग अलग हिसाब से सुरक्षा देंगी? अगर ममता बनर्जी बनारस आती हैं, उनके ऊपर आक्रमण टाइप का हो जाता है, वो एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज है एकदम। कि क्या हुआ, वहां प्रोटेस्ट हो रहा था, केजरीवाल के घर पे चले जाते हैं आप, ईटा पत्थर मार रहे हैं, उसका दरवाजा तोड़ रहे हैं, वो आपके लिए नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जरा सा भी ब्रीच हो जाता है तो वो आफत, अजीब सी आफत आ जाती है। अगर उनका काफिला 10 मिनट के लिए रुक जाता है, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला अगर रुक रहा है तो उसको नहीं रुकना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उनकी सिक्योरिटी के आगे अदर जो लोग अहम हैं हिंदुस्तान के लिए, उनकी सिक्योरिटी लीस्ट इंपॉर्टेंट है या उनकी लाइफ लीस्ट इंपॉर्टेंट है या आम आदमियों की लाइफ कम इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब इनको तैयार कर लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्या उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? केजरीवाल की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे साथी नहीं है केजरीवाल, तब भी हम कह रहे हैं क्या उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए 1 इंच भी जांच नहीं कि वो कौन लोग थे। क्या वो भी तो आतंकवादी हो सकते थे? वो भी तो आतंकवादी हो सकते थे। केजरीवाल जी के घर पे जाके बम फोड़ देते और उनका बम से उड़ा देते। लेकिन वो एक बहुत नॉर्मल घटना की हल्का सा प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके लिए रोकने के लिए किया गया। ये जो लड़का है, अगर और इस बात को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाना कि वो कोई यूट्यूब पे कुछ भी देख रहा था, तो ऐसे तो हम भी बहुत से यूट्यूब आप सर्फिंग करते, अचानक से कुछ आ गया यूट्यूब, आपने अफगानिस्तान का खोल लिया, पाकिस्तान का खोल लिया, तो क्या उससे कनेक्शन निकाला जा सकता है? कोई कनेक्शन नहीं निकला है, सिर्फ वो यूट्यूब खोल के देख रहा था, इतनी बात निकली है कि यूट्यूब पे कोई अफगानिस्तान का इवेंट देख रहा था, मैं भी देखता हूं ऐसे, तो फिर उसमें आप मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकती है। मैं देखा, मुझे जानने की जिज्ञासा होती है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानी क्या कर रहा है। ऐसे तो मैं मुसलमान हूं, मेरे ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, आप लगा सकते हैं आरोप। फिर ऐसे तो आप किसको किसको रोकेंगे? या तो फिर आप इंटरनेट जो है उसका बैरियर लगाइए इंटरनेशनल लेवल पे कि अंतरराष्ट्रीय जो सर्फिंग है वो यूट्यूब की। तारिक जी, केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं आतंकियों का मनोबल बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती है और जो बयान अखिलेश ने दिया उसकी वो निंदा कर रहे हैं। कैसे आतंकियों का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं? वो तो एक टेक्निकल बात उन्होंने की कि अगर उसका मानसिक, अगर मैं पागल हूं साबित हो जाएगा, मैं पागल हूं, मान लीजिए मेरी मानसिक संतुलन खराब है, तो जैसे ही मेरे टेस्ट होंगे, मेरा जो फिजिकल और मेंटल टेस्ट होगा, मैं उसमें साबित हो जाऊंगा कि आई एम फिजिकली डिसेबल या मेंटली डिसेबल। अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा कि उस बात को इतना बड़ा बनाने का मुद्दा अहम है या घटना बड़ी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका एक बार मेंटल, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड से भी यही बात आ रही है कि वो लड़का कुछ मेंटली अनफिट चल रहा था। उसकी जो एक्स वाइफ है उसने भी कुछ ऐसी बातें कही है कि वो घर में आता था, बिल्कुल नहीं बोलता था। उसका टेस्ट एक बार जरूर करा ले। पिताजी बाकियों पर गंभीर तरीके से नहीं लेती है, उन पर इस तरीके का बयान देती है। मैं आऊंगी आपके पास लेने से पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ विजय उपाध्याय जुड़े हैं। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। यहाँ पर हम जिस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक तरीके से इस मुद्दे पर सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है? एक टैग इस तरीके के बना दिया गया कि ये पार्टी इस समाज की है, इस धर्म की है, ये पार्टी उस धर्म की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और असदुद्दीन ओवैसी यही तो कहते रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि मुसलमानों से मेरी तरफ देखो। बहरहाल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक गोरखपुर की घटना की बात है, उसमें सारे पहलुओं पे
एजेंसियां जांच कर रही होंगी कि जांच में मैं शामिल नहीं हूं और हमारे पैनल के कोई दोस्त उसमें शामिल नहीं है। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एजेंसियों तक ही मामला सीमित नहीं है, कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से पूछेगा ना कि साहब जब अगर वो मेंटल उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो आपने उस पहलू को क्यों इग्नोर किया। तो नहीं, उस पर तो जांच, डॉक्टर्स की जांच रिपोर्ट आ गई है, स्वस्थ बताया जा रहा है। देखिए, अभी जो बातें आ रही हैं मुर्तजा अब्बासी को लेकर, वो बातें ज्यादातर अनुमान के आधार पे हैं और सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। एजेंसी ने अभी तक अधिकृत तौर पे कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। उसके पिता ने अपनी बात रखी है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। क्योंकि मामला, और हमें अपने देश की न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए कि जब केस न्यायपालिका में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें सारे पहलू वहां पे जरूर विचार किए जाएंगे। और अगर एजेंसी इस पहलू को छोड़ देंगी तो मुझे लगता है कि शायद कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेगा भी कि अगर वो मेंटल ट्रीटमेंट उसका चल रहा था और उसकी क्या हालत, मेंटल कंडीशन थी, वो सारी चीजें वहां पे आएंगी। अब पहले से प्रिजुडिस होकर कोई बात कहना या जांच एजेंसी से ऊपर उठ के कोई बात कहना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ। बिल्कुल अमृता जी, कानून पर भरोसा नहीं है क्या? जो नेता खुद ही अपनी तरफ से जो बयान है इस तरीके के देने लग जाते हैं, कानून पर छोड़ दीजिए, कानून अपना काम करेगा, क्यों किसी तरीके की बयानबाजी करते हैं इन सब चीजों पर? दीदी जी, कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हमारी पार्टी कानून व्यवस्था के को ही आगे रख के काम कर रही है। आपने अभी खुद ने ही कहा कि शुरुआत में उसके पिता ने जो कहा उसके ऊपर काम हुआ, डॉक्टरों ने जो उसकी रिपोर्ट दी उसके आगे फिर बढ़ के देखा गया। एक के बाद एक 3-4 दिन बीत गए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही उसको उठा के हवालात में डाल दिया गया है और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 4 दिन हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जांच कानून को, मैडम कानून को अपना काम करने दे, क्यों पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके के बयान देकर अलग रंग देने की कोशिश की जाती है? आप ये बताइए, अगर विपक्ष के नेता कोई भी बात बोलेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? उन्होंने तो जांच की मांग की, आपने सीधा आतंकी होने का, आतंकियों से रिश्ता जोड़ दिया। अगर आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो क्या जवाब नहीं दिया जाएगा? ठीक है राजेश जी, अब आप जरा बताएं यहाँ पर डिटेल में कि जिस तरीके से आपने बताया कि गए भी थे एटीएस से जुड़े 2 लोग वकील के तौर पर वहाँ पर, लेकिन क्या इस तरीके से घटना घट जाना, उसको फिर वो वहाँ पर उसका नाम मिलना और उसके बाद चीज़ों को छोड़ देना, क्या ये भी एक वजह है? क्या ये एजेंसियों का फेलियर नहीं माना जाएगा? नहीं, इसको एजेंसी का फेलियर नहीं मानते। उसके खिलाफ जो चीजें थी, एविडेंस थी, एजेंसी जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, आदमी की जो एक्टिविटीज है, अगर किसी की डाउटफुल है, संदिग्ध है, तो उसके ऊपर निगरानी रखती है कि हाँ वो कोई गड़बड़ तो नहीं करता। उसके ऊपर जहाँ रहते हैं वहाँ निगरानी करते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे निगरानी करते हैं। ये बातें हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो तभी करेंगे ना जब वो कोई किसी या तो उसके ऊपर डाउट हो पूरा, उसके ऊपर इस तरह की एविडेंस मिल रहे हैं और इसको गिरफ्तारी कर लीजिए और इसके बाद। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। जो तकनीकी दिक्कत है इसको हम दूर करेंगे, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। जब तक विजय जी, क्या आप क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, क्योंकि पहले से ही इस तरीके की जानकारी थी, रडार पर था पिछले 21 दिनों से, तो उसके बावजूद भी जो है इस तरीके की घटना घट गई। देखिए, अब ये सवाल कुछ इस तरह से है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। देखिए, मुर्तजा अब्बासी कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो है नहीं, वो अपराधी प्रवृत्ति से तो है नहीं। उसके कनेक्शन हो सकते हैं तो इसलिए उसको निगरानी में रखा होगा। ऐसा नहीं कि अगर वो क्रिमिनल होता, अगर उसके ऊपर 10-20 धाराएं होती, पहले से उसने मर्डर किए होते या पहले से उसने कुछ ऐसी घटनाएं देश विरोधी की होती, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की होती, कहीं बम ब्लास्ट में उसका नाम होता, तो शायद निगरानी ज्यादा सख्त होती। लेकिन चूंकि वो केमिकल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा बंदा है, एक अच्छा नौजवान, होनहार नौजवान इस देश का है, और शक के बिना पे आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। जो गतिविधियां हैं, जैसे अभी तारिक भाई कह रहे हैं कि भाई मैं भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ, तो यूट्यूब आप जाकिर नाइक उत्तर मतलब हमारे देश में प्रतिबंधित है, बांग्लादेश में भी प्रतिबंधित है। तो जाकिर नाइक का वीडियो आप देख रहे हैं तो वो कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं, क्योंकि एक्सेस है उसकी यूट्यूब पे, उसके अभी भी लोग सुनते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं यूट्यूब पे जो लोग देखते सुनते करते हैं। इसके आधार पे ही किसी को आतंकवादी हम नहीं कह सकते जब तक कि वो घटना न कर दे।
जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी एक बाका लेके सामने आता है और हमला करता है, बाद में उसके पिता कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब दोनों घटनाओं को जोड़कर निश्चित तौर पे जांच एजेंसियां अपना काम कर रही होंगी और जांच एजेंसियों को कोर्ट का भी सामना करना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारे पहलू जो भी इसके होंगे, मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने जाएंगे और ये जो भी पूछताछ है, जो भी एविडेंस इनके पास मिलेंगे, उसकी अगर उसने सीरिया के किसी आईएसआई जैसे संगठन जैसी बातें सामने आ रही है, अगर उसने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया होगा, वो तो सबूत के तौर पर सामने आ जाएगा। तो अगर इस तरह की गतिविधियों में वो शामिल है तो तब अदालत अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर ये सारी बातें हैं, इसके कोई सबूत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो मुर्तजा अब्बासी के परिवार को या उसके समर्थकों को या उसको घबराने की कोई जरूरत है। ठीक है राजेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं ये कह रहा था, वही बात मैं कह रहा था जो भी आदरणीय उपाध्याय जी ने कही कि जो एविडेंस है, एविडेंस के बेस पे कार्रवाई होती है। कई बार जब आदमी संदिग्ध होता है तो उस पर निगरानी रखी जाती है, और अगर वो कोई ऐसी घटना करता है जिससे ये लगता है कि नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है, तब उसके ऊपर तब उसकी गिरफ्तारी वगैरह होती है। यहाँ पहली बार उसने इस तरह घटना की, लेकिन संदेह उसके ऊपर था। और जहाँ तक यूट्यूब देखने की बात है, जैसे भी सभा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि यूट्यूब में भी देखता हूँ, मैं भी जाकिर नायक को देखता हूँ, तो हो सकता है कि आप जाकिर नायक को फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है कि आप आईएस को फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है कि आप और ग्रुप को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे और अगर उनकी उसके नजर में आप आएंगे, मान लीजिए इंटेलिजेंस के नजर आप पर भी रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उससे वंचित हो जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको उसको देखने के नाते आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी जब तक कि आपकी ऐसा न हो कि आपकी गतिविधियां संदिग्ध हो जाए, आपकी संदिग्धता पाई जाए उसमें, बिना उसके नहीं कार्रवाई होगी। और जब उसमें इस तरह की संदिग्धता उसकी हुई कि जाकर के उसने वहां पर बाका लेकर के सबको मारना पीटना शुरू कर दिया, घायल कर दिया, 40 टाके लगे हैं उनमें, एक को 18 टाके लगे हैं, और राइफल छीनने की कोशिश की। तो जब इतनी बड़ी वारदात करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि जो वहां पर हमारे पुलिस बल के लोग थे, उन्होंने बड़े संयम से, बड़े अनुशासन से, क्यों कि अगर इसमें दोनों बातें, अगर वो राइफल छीन करके उसने 4 लोगों को मार दिया होता तो एक बड़ी भारी घटना थी। और अगर उसने जो है वो अगर बार बार कह रहा था कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, और ये भी कह रहा है कि मैं तो अल्लाह की राह में जान देने के लिए आया हूँ, तो सब लोग अल्लाह की राह में जान देने के लिए आए हैं। अल्लाह की जो नेमत मिली है उसको अल्लाह के लोगों बंदों के लिए लगाओ ना, उनके हित में लगाओ, जान देने के लिए आए। वो कह रहा है अगर उसको गोली मार दी होती तो यही लोग, जैसे माननीय अखिलेश जी या अभी जो है सभा प्रवक्ता जी और सब लोग जो कह रहे हैं कि बेचारा इनोसेंट आदमी था, पिता कह रहा है कि उसको जो है मानसिक था, तो मान लेते। ये तब तो बिल्कुल क्लियर कट कह देते कि बेचारा विक्षिप्त था और पुलिस ने इसको गोली मार दी, और उसके बाद उसका जो परिणाम होता, जो उसका हल्ला मचता, जो उसका बवाल मचता, आप उसका अंदाजा लगाइए क्या होता। यहाँ से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सोरोस फाउंडेशन और फलाना फाउंडेशन, ढिगाना फाउंडेशन, सारा जो है वो शाहीन बाग ग्रुप और सारे हिजाब ग्रुप और सारे सीए ग्रुप सब लागू हो जाते हैं उसके ऊपर। या आप देखिए एक बेचारा आदमी ठीक है, थोड़ा पागल था, 2017 में इसके बारे में एक कोई टुकड़ा कहीं था लिखा हुआ डॉक्टर का, वो भी नहीं मिला, वो टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन लोग कहने लगे, तो जब अब कुछ नहीं होने के बाद भी जब वो गिरफ्तार कर लिया उसको लोगों ने अपनी जान पे खेल करके, तब तो उसको शुरुआत ही उसको एक्सोनरेट करने से हो रही है। देखिए जो अभी जो सपा प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं विजय उपाध्याय जी की बात से सहमत हूँ कि भाई अभी तो उसको पकड़ा गया और एक घटना हुई, इतनी संगीन घटना हुई, और वो घटना भी हुई नहीं कि एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उसका पक्ष लेकर के खड़ा हो गया, अरे बेचारा जो है विक्षिप्त था, और पिताजी कह रहे हैं विक्षिप्त था, वो तो विक्षिप्त था ही, क्यों पुलिस उसके पीछे पड़ी। जांच होगी उसकी भाई, उसकी जांच भी हो रही। जब वो कह रहा है कि मैं, उसके पिताजी कह रहे हैं विक्षिप्त था, उसने भी नहीं कहा अब तक कि मैं विक्षिप्त हूँ। ठीक है, तारिक जी से भी जवाब ले लेते हैं। सर मोहम्मद तारिक जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इनकी बात का जी, तो आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जैसे फॉलो अनफॉलो बात नहीं है यहाँ पर हिंदुस्तान में। मैंने जो तरीका बताया था, जैसे आप यूट्यूब सर्फिंग करते हैं तो आप बीच में रैंडम वीडियोस आया करते हैं, तो कोई वीडियो देखने में कोई गुनाह नहीं है, ये वाकई में संगीन बात है। लेकिन बराबर से अधिकारी जो बैठे हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, आईपीएस बहुत वरिष्ठ होते हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान होता है जी। कुछ खास लोगों के लिए ही आपकी सुरक्षा व्यवस्था है।
केजरीवाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ममता बनर्जी के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए मुख्यमंत्री आएंगे उन्हीं को सुरक्षा दी जाएगी क्या? ये मुद्दा भी उठना चाहिए। ममता बनर्जी का काफिला बनारस में रोक दिया जाता है, जान लेने की, मैं आरोप लगा रहा हूं, चलिए यहीं पर उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जांच हुई। मैं सर इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीति जी आप इस तरह का मुद्दा लाइए, बुलाइए, हम लोग उसमें भी बहस कर लेंगे, लेकिन जब मुद्दा एक डिफरेंट है तो उस मुद्दे पे बात की जाए कि ममता बनर्जी को खींच के लाए इस मुद्दे में और केजरीवाल जी को लाए इसमें, और ये मुद्दा बिल्कुल मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा उसके बारे में बात की जाएगी ना। आइए बुलाने की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा रखवा लीजिए इसमें केजरीवाल जी का। ठीक है, इस पर हम बाद में कभी और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मंत्रियों की सुरक्षा अहम, जो खास लोग हैं हिंदुस्तान की, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उनकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है और बाकी बचे हुए लोगों की सुरक्षा कैसे इम्पोर्टेंट है? तारिक साहब को जानकारी नहीं है मैडम, तारिक साहब को जानकारी नहीं है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हर वीआईपी की सुरक्षा थ्रेट परसेप्शन के आधार पर रिव्यू करती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे मायावती जी हो, यादव जी हो, चाहे वो थ्रेट नहीं था। ठीक है, आप सुनिए ना तारिक जी, आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, अभी थोड़ा सा ठीक है, जल्दी से विजय जी, जल्दी से। वीआईपीज हैं, चाहे एक्स सीएम हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, भले ही वो संवैधानिक पद पे न रहा हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रुकना चाहूंगी, समय की कमी है, रुकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को लेकर एक के बाद एक जिस तरीके से जांच के बाद परतें उठ रही हैं, उन पर यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बयानबाजियाँ यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन कानून इसमें अपना काम कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। उसके लिए एसटीएफ और एटीएफ की टीमें जो है वो लगातार जांच कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।